गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, ये यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग 7 लेक्चर्स लगा चुके हैं और आज हम लगाने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात करी थी एड्स की, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर की। देखेंगे कैंसर होता क्या है, कैंसर क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसके रीजंस हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और उन सारे पॉइंट्स को हम लोग टच करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में है और जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर कैंसर के बारे में हम बात करें बच्चों, तो कैंसर का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो हमारी बॉडी किसकी बनी है, सेल की बनी है। जब कई सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और कई सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल की बात करें तो आपको पता होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, इन सेल्स की ग्रोथ और सेल का डिफरेंशिएशन ये बहुत ज्यादा हाईली कंट्रोल्ड होता है। और आपको पता है सेल की ग्रोथ और सेल का डिफरेंशिएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो आप कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वही कंट्रोल करता है सारी सेल की एक्टिविटी को, चाहे सेल की ग्रोथ की बात हो या सेल के डिफरेंशिएशन की बात हो। यस, और ये जो प्रॉपर्टी होती है सेल की, ये हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब भी कभी ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, मतलब सेल की जो ग्रोथ है या हम कह ले सेल का जो डिवीजन है, जब वो अनकंट्रोल हो जाता है, अर्थात सेल लगातार डिवाइड करे, उसमें कंट्रोल खो जाए, तो इसी कंडीशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैंसर का मतलब है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एबनॉर्मल सेल डिवीजन, उसको ही हम बोलते हैं कैंसर। तो कैंसरस सेल्स में क्या होता है बच्चों कि जो सेल ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन जो हाईली रेगुलेटेड है, ये प्रॉपर्टी इसमें ब्रेक डाउन कर जाती है। इसमें ये प्रॉपर्टी बच्चों क्या हो जाती है, खो जाती है। और ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, अगर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं रहेगा, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर खो जाएगा तो सेल्स लगातार डिवाइड करेंगी, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं रह जाएगा और प्रॉपर तरीके से जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसी को हम लोग फाइनली बोलेंगे कैंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक जो प्रॉपर्टी है कौन सी, कांटेक्ट इनहिबिशन की। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी सेल ग्रो करती है तो कांटेक्ट करती है अपनी बगल वाली सेल से या दूसरी सेल से, और जब ये दूसरे सेल को टच करती हैं तो इनहिबिट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो जो सेल्स की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक है, अब ये सेल ग्रो कर रही है, लेकिन जब भी सेल इसके बगल वाली सेल के साथ टच करेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिटेड कर जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशंस की, ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कैंसर्स के केस में खो जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैंसर सेल्स लूज दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल कांटेक्ट इनहिबिशंस की प्रॉपर्टी को लूज कर देती है। ये क्यों ऐसा होता है, आपको पता है कि जब भी हमारे डीएनए में म्यूटेशन होगा, जब भी हमारे डीएनए लेवल पर चेंजेस होंगे, इसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जीन्स भी सेल के अंदर होती हैं जो इनएक्टिवेट होती हैं, लेकिन जब हम कोई केमिकल इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने बॉडी में तो वो कभी कभी केमिकल्स उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सेल कैंसरस सेल्स में डेवलप हो जाती है और लगातार डिवीजन करने लगती है। ओके बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कंटिन्यू टू डिवाइड। अब जब लगातार सेल्स डिवाइड करेगी, जैसे सपोज एक सेल है, अब पता चला अगर इसको सेल कंट्रोल्ड होता डिवीजन इसका, तो हम मान लेते एक सेल मान लो 2 बार 3 बार 4 बार डिवाइड करती। लेकिन ये जो सेल लगातार जब डिवाइड करेगी बच्चों, जब ये लगातार डिवाइड करेगी और कोई कंट्रोल इस सेल के डिवीजन पे नहीं रह जाएगा,
तो एक तरीके से सेल का एक मास बन जाएगा, प्रोलिफरेटिंग सेल्स का एक मास बन जाएगा। और बच्चों ये जो मास होता है, इसी मास को हम जनरली बोल देते हैं कि ये ट्यूमर हो गया है। जैसे आपने देखा होगा गाल में एक मांस का एक तरीके का ट्यूमर बन जाता है, यस, प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं, इसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। और हम बोल देते हैं कि अब यहां पर कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आपने क्या देखा कि कंटिन्यू टू डिवाइड ट्यूमर्स फॉर्म मासेस ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। और यहीं से शुरुआत होती है कैंसर की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे जो कैंसर से रिलेटेड थे। चलिए अपनी जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए आपको जो ट्यूमर, यहां पर जो कैंसर्स आपको देखने को मिलेंगे वो मुख्यतः 2 तरीके के मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंसर्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो 2 तरीके के कैंसर हैं। पहला कैंसर है जिसको बोलते हैं बेनाइन, और दूसरा टाइप होता है बेटा मैलिग्नेंट। अब बेनाइन कैंसर क्या है, मैलिग्नेंट कैंसर क्या है, जरा इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट उनको कैंसर जैसे उनके माउथ में हो गया, तो माउथ का वो छोटा सा पार्ट वहां से कट करके अलग कर दिया गया और उसको सेव कर लिया गया। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि पता चला कैंसर यहाँ हाथ पे है और यहां से इतना पार्ट इसको कट करके अलग किया गया, थोड़े दिन के बाद दूसरी जगह कैंसर हो गया, फिर इसको कट किया गया, तीसरी बार अगली जगह हो गया। मतलब एक जगह आप कट करते जाइए और वो कैंसर दूसरी जगह बॉडी में दिखने लगेगा। तो इसका मतलब 2 तरीके के कैंसर है। एक कैंसर है जो एक जगह पे होगा और वहीं पर बना रहेगा। अगर उस बॉडी के पार्ट को आप कट करके अलग कर देंगे तो कैंसरस सेल वहां से चूंकि हट चुकी है, तो कैंसर अब बॉडी में आगे नहीं फैलेगा। लेकिन दूसरे तरीके के कैंसर्स में क्या होगा कि इस तरह का कैंसर बहुत खतरनाक होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेनाइन टाइप का जो कैंसर है बच्चों, इसमें ये कन्फाइंड टू लोकेशन, ये आपको सिर्फ एक ही लोकेशन पे मिलेगा। यस, ये ऐसा नहीं है कि आज यहां पर है, यहां पर कैंसर करने के बाद दूसरी जगह चला गया फिर वहां पर भी कैंसर कर रहा है। ये आपको पर्टिकुलर प्लेस में एक ही जगह पर मिलेगा। मतलब इसका जो लोकेशन होगा वो कन्फाइंड होगा। और डू नॉट स्प्रेड काजेस लिटिल डैमेज, और कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये स्प्रेड कर जाएगा। नो, एक ही जगह रहेगा। अर्थात बॉडी की उस पार्ट को अगर आपने कट करके अलग करवा दिया बाय सर्जरी, तो कैंसर से आप बच सकते हैं। तो पहला जो टाइप है बेनाइन कैंसर का, ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये लिटिल डेंजरस है। ये कैसा बेटा, ये लिटिल डैमेज करता है और लिटिल डेंजरस है। और ऐसे कैंसर से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आसानी से तो मत कहिए, काफी पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें मैलिग्नेंट कैंसर से, तो निश्चित रूप से बेनाइन कैंसर हम कह सकते हैं कि लेस हार्मफुल है। क्लियर है बच्चों? सेकंड टाइप का जो कैंसर है वो होता है हमारा मैलिग्नेंट। अगर मैलिग्नेंट कैंसर से रिलेटेड आप पॉइंट्स देखें तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि बेनाइन कैंसर से जस्ट ये अपोजिट है। मतलब इसका कोई कंफाइंड प्लेस नहीं है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हाथ है, तो हाथ में अगर एक यहां पर मान लो हो गया और यहां पर इतना पार्ट अगर कट करके अलग कर दिया गया, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद यहां पर हो गया। तो मतलब क्या है कि जहां जहां पर इसकी सेल्स बॉडी में ब्लड के माध्यम से जब ट्रेवल करेंगी और जहां पर भी रुकेंगी वहीं पर कैंसरस सेल्स को डेवलप कर देंगे। तो अगर फर्स्ट पॉइंट आप देखें मैलिग्नेंट का, तो क्या कहता है कि यहां पर भी आपको मास मिलेगा प्रोलिफरेटिंग सेल्स का, ठीक वैसे ही जैसे आपको बेनाइन कैंसर में मिल रहा था। यहां पर जो सेल्स हैं, जो सेल्स में चेंजेस आ चुके हैं, जो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसको हम फाइनली बोल रहे हैं कि ट्यूमर सेल्स हैं। तो ट्यूमर सेल्स का ही दूसरा नाम होता है बच्चों नियोप्लास्टिक सेल। तो चाहे आप बोल लीजिए नियोप्लास्टिक सेल्स या आप बोल लीजिए ट्यूमर सेल्स, बोथ आर सेम थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ग्रो रैपिडली। अगर इसके अपेक्षा देखें तो ये बहुत तेजी से ग्रो करता है। इन्वेट एंड डैमेजेस सराउंडिंग टिश्यू, जहां पर भी ये पहुंचेंगे एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर लॉजिंग करेंगे और वहां पर भी कैंसरस जो है कैंसर्स को डेवलप कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, वहां पर कैंसर को डेवलप कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, स्टार्व नियर बाई सेल्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मान लो ये हैंड है और यहां पर कैंसरस सेल्स हैं, तो इसके सराउंडिंग जो भी सेल्स होंगी बच्चों, इन सेल का जो न्यूट्रिशन है वो भी ये सारी सेल्स अपने अंदर ले लेती हैं,
जिससे अगल बगल की जो सेल्स हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि स्टार और नियर बाई सेल्स आर वाइटल न्यूट्रिएंट, जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट है सबके सभी कैंसरस सेल्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, जिससे अगल बगल की सेल इन एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये डिस्ट्रॉय कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक टर्म आता है बच्चों मेटास्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर वेयर एवर दे गेट लॉस्ट, मतलब जैसे सपोज दैट यहां पर कैंसर होता है, यहां पर हमने इलाज कराया, इसको छोटा सा पार्ट कट करके अलग किया, कुछ दिन के बाद वो कैंसरस सेल यहां से फिर पहुंची दूसरी जगह, वहां पर इलाज करेंगी और वहां पर फिर कैंसरस सेल को डेवलप कर देंगी, मतलब जहां जहां जाएंगी ये डेवलप करती चली जाएंगी। तो ये जो ट्रेवलिंग वाला केसेस है, एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर कैंसर करना, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस अगर ये हो रहा है तो सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक चीज है कैंसर्स के मामले में। तो अगर हम बात करें मेटास्टेसिस क्या है, स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर वेयर एवर दे गेट लॉस्ट, जहां पर भी ट्यूमर सेल्स रुकेंगी बॉडी में वहीं पर कैंसर्स को जनरेट कर देंगी। तो सबसे खतरनाक जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, और जो थोड़ा सा कम खतरनाक है उसको हम बोलेंगे बेनाइन। है तो दोनों डेंजरस। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा कि दो तरीके के कैंसर आपको मिल रहा है, एक बेनाइन और दूसरा मिल रहा है मैलिग्नेंट। और यह कह सकते हैं कि जो ट्यूमर्स हैं, टाइप्स हैं ट्यूमर सेल्स के, वो दो तरीके के कैंसर्स को जनरेट कर सकते हैं, पहला बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि भाई कैंसर का कारण क्या है, क्यों कैंसर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताई कि एक्चुअली अगर आपके डीएनए में मान लो ये सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पड़ा है, तो आपको पता है इस डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स हैं। यस, डीएनए क्या है? जीन्स का एक समूह ही तो है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कार्सिनोजेनिक होती हैं और वो इनएक्टिवेट होती हैं, लेकिन जब हम कोई केमिकल जैसे टोबैको है वो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने बॉडी में, तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, कभी कभी इस जीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेल जो है बच्चों, ये ट्यूमर सेल या न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं से कैंसर्स की स्टार्टिंग हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, तो कार्सिनोजेंस वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। फिर से बोल दूं, कार्सिनोजेंस क्या है? कार्सिनोजेंस वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। और ये फैक्टर मुख्यतः आपको जो देखने को मिलेंगे, पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा केमिकल और तीसरा होगा बायोलॉजिकल। तीन तरीके के कार्सिनोजेंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल की, फिर हम देखेंगे केमिकल और फिर हम देखेंगे बच्चों बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस क्या है आपको पता हो गया, वो फैक्टर जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो पहला हम देखते हैं फिजिकल। फिजिकल में आपको सबसे पहले जो फैक्टर आता है बच्चों, वो होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन है बच्चों जिसमें एक्स रेज और गामा रेज होती हैं, और ये जो एक्स रेज और जो गामा रेज होती हैं वो डीएनए को म्यूटेट कर सकती हैं। और अगर डीएनए म्यूटेंट्स हो गया, मतलब डीएनए के अंदर उपस्थित जो जीन्स अगर वो एक्टिवेट हो गई, तो फिर कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। वो पर्टिकुलर सेल न्यूप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, आप देखिए कि जब भी कभी आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे वाला जो रूम है बहुत टाइटली पैक्ड रहता है। जो बंदा एक्सरे करता है, आपने आगे एक जो है मेटल्स की एक प्लेट आगे लगा लेता है कि जो एक्स रेज है पलट के उसके बॉडी के अंदर ना जाए। इसलिए एक्स रेज से बचना चाहिए, एक्सरे कराने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो आप ना कराएं, लेकिन डॉक्टर्स क्या करता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, डायग्नोसिस करना है तो उसको करना होता है, इसलिए एक्सरे से बचिए, पहली चीज। सेकेंड कि इसमें एक्सरे में उपस्थित जो रेज है, जैसे एक्स रेज है, ये सेल्स को, एक नॉर्मल सेल्स को वो ट्यूमर सेल्स या न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है? सेकंड आता है फिजिकल फैक्टर। सेकंड आता है बच्चों नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसे आप जानते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रेज।
अल्ट्रावायलेट रेज कहां से आती हैं? सन से आती हैं। लेकिन जो हमारी अर्थ है, यस, तो अर्थ में आपको पता है एक ओजोन की लेयर होती है। तो ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो ओजोन की लेयर है बच्चों, तो जब सन से यहां पर लाइट्स आती है तो सन की लाइट में आपको पता है क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज होता है। तो इस अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करती है और फिल्टर करके ही हमारे तक जो सन की लाइट है वो पहुंचती है। लेकिन धीरे धीरे जानते हैं कि ये जो ओजोन की लेयर है वो पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। यस, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे बॉडी में, जब स्किन में पड़ती हैं, तो जो स्किन सेल्स हैं, उन स्किन सेल्स को, एक नॉर्मल स्किन सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देती हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई अगर बहुत ज्यादा धूप है तो बहुत ज्यादा धूप में मत जाइए। एक फैक्टर और बहुत अच्छा है, आपको पता है कि जो लोग अर्थ की बात करें तो जो इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर का मतलब जो बीच पे रह रहे हैं, अगर हम बात करें कि ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ में बीच में इक्वेटर है, और आप जानते हैं इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट काफी फास्ट पड़ती है। तो यहां पर जितने भी बंदे मिलेंगे उनका जो स्किन का कलर होगा उसमें पिगमेंट आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब सांवले होंगे या तो काले होंगे। तो जो पिगमेंट्स है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले कैंसर्स को रोकता है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो दो फिजिकल फैक्टर है, पहला आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग में आता है एक्स रेज और गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग में आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, अब क्या होता है कि जब ये रेज सेल में पड़ती हैं तो डीएनए में चेंजेस कर देती हैं। तो डीएनए में चेंजेस का मतलब क्या है कि म्यूटेशन कर देती हैं, मतलब उन जीन को एक्टिवेट कर देती हैं जो इनएक्टिव थी, और अगर वो जीन एक्टिवेट हो गई जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो एक नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ट्यूमर सेल में या कैंसरस सेल में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग ने देखा कि वो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर हैं जो किसी एक नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल या न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला आयोनाइजिंग रेडिएशन, सेकंड है नॉन आयोनाइजिंग। अब हम बात करते हैं केमिकल की। केमिकल से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि भाई टोबैको च्यूइंग मत करिए। अगर आप तंबाकू चबाएंगे उससे निकलने वाला जो केमिकल है वो एक कार्सिनोजेंस की तरह होता है, और वो एक नॉर्मल एक्टिव सेल्स को वो ट्यूमर सेल्स या न्यूप्लास्ट सेल में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और आप जानते हैं जितने भी आप ये पान मसाला देखते हैं, गुटखा देखते हैं, हर जगह वहां पर फोटो बनी रहती है ना, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते, उनको इससे मतलब क्या है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं बेटा बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे आपका टोबैको में जो टोबैको से स्मोक होता है वो भी एक तरीके से कार्सिनोजेंस का काम करता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल्स। कुछ और बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। बायोलॉजिकल फैक्टर के अगर हम बात करें बच्चों तो कुछ फैक्टर जो बायोलॉजिकल आपको मिलेंगे। यस, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो ऑन्कोजीन्स मतलब कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। सेकंड होते हैं जीन्स वायरल ऑन्कोजीन्स। आपको पता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इनएक्टिवेट होते हैं लेकिन कैंसर ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर इसको एक्टिवेट कर दिया इन जीन्स को, तो ये नॉर्मल सेल कन्वर्ट किसमें हो जाएगी बच्चों? ट्यूमर सेल में। यस, थर्ड पॉइंट है सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जिसको बोलते हैं CONC, और इसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये जो जीन होती है इसकी वजह से भी कैंसर, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट है व्हेन एक्टिवेटेड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और जब भी ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फाइनली एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने बच्चों यहां पर देखा 3 कार्सिनोजेंस फैक्टर हैं। पहला था हमारा फिजिकल, सेकंड था हमारा केमिकल, और थर्ड था हमारा बायोलॉजिकल। चलिए थोड़ा सा और अपने सेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनली कि कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है और कैसे डायग्नोसिस होती है। तो सबसे पहले कैंसर का डिटेक्शन कैसे पता लगाएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर सेल डेवलप हो चुकी है। तो सबसे जो कॉमन चीज है, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो ये हैंड है,
हेड में यहां पर पता चला कि भाई यहां पर जो कुछ सेल्स की ग्रोथ है एबनॉर्मल हो गई है, सेल लगातार डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर एक प्रोलिफरेटिंग मास बन गया है, ट्यूमर सेल्स बन गए हैं। तो अभी हमें नहीं पता ट्यूमर सेल्स है, तो क्या होगा कि सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी के केस में जहां पर लग रहा है, जिस पार्ट में लग रहा है कि पर्टिकुलर कैंसर है, वहां से कुछ सेल्स को, नंबर ऑफ सेल्स मतलब छोटे से टिश्यू को वहां से निकाल लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर एक स्लाइड बनाई जाएगी थिन, और फिर वहां पर देखा जाएगा कि क्या वो पर्टिकुलर सेल क्या ऑन्कोजेनिक सेल्स में या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, नहीं हो चुकी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोप्सी। क्लियर है बच्चों? अगर हम बात करें तो यहां पर फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करी जाती है। जब हम बायोप्सी करते हैं तो क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं और उसमें फाइंड आउट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो टिश्यू हमने निकाला है ये ट्यूमर सेल्स है या नॉर्मल सेल्स है। इससे पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है फॉर, अगर लगातार बॉडी में सेल्स की संख्या इंक्रीज कर रही है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर हम ब्लड और बोन मैरो टेस्ट भी करवाते हैं। यस, और देखते हैं कि जो सेल का काउंट है, जैसे इन केस ऑफ ल्यूकेमियास में देखने को मिलता है, तो क्या ये ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो गया है। तो ब्लड टेस्ट भी होते हैं, आपको पता है, बोन मैरो टेस्ट भी होते हैं, जिसमें हम ये आपको पता लगाते हैं कि क्यों इतनी तेजी से जो नंबर ऑफ सेल्स है उसकी संख्या बढ़ गई। आपको पता है ब्लड कैंसर भी होता है, लंग कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है। अब ब्लड कैंसर के केस में क्या होगा कि जो ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगी, जितनी होनी चाहिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, ये ब्लड कैंसर ये तो है, बहुत खतरनाक होता है। तो कैंसर्स में ये मान के चलिए कि हमेशा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, इसी को हम बोलेंगे कैंसर, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक। तो फाइनली आप देखिए कि यहां पर जो कैंसर का डिटेक्शन और जो डायग्नोसिस है वो कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, वो स्टार्ट होती है बायोप्सी से। क्लियर है? चलिए, क्या और भी कुछ टेक्निक है जिससे कैंसर्स को डिटेक्ट किया जाता है? यस बच्चों, होती है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम एक्स रेज का यूज करते हैं बच्चों। देखो इसी एक्सरे से हो भी रहा है और इसी का हम यूज भी कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। कैसे हम इंटरनल ऑर्गन्स को उसके साइज का पता लगा पाएंगे? जैसे सपोज दैट हम मानते हैं कि मान लीजिए लीवर में कैंसर हो जाए, तो लीवर के कैंसर में क्या होगा भाई, एक नॉर्मल लीवर होता है, तो अगर जो कैंसरस लीवर होगा निश्चित रूप से उसका साइज बड़ा होगा एबनॉर्मल से, तो समझ में चीजें आ जाएंगी। तो वहां पर क्या होता है, रेडियोग्राफी में एक्सरेज के माध्यम से इंटरनल ऑर्गन्स का हम इमेजेस निकालते हैं और प्रॉपर उसको डायग्नोस करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है हमारा सीटी स्कैन। आप बहुत अच्छी तरह से इसको परिचित होंगे। सीटी को बोलते हैं कंपाउंड टोमोग्राफी, और इसमें भी हम एक्स रेज का यूज करते हैं। लेकिन इस रेडियोग्राफी और सीटी में अंतर क्या होता है कि यहां पर बच्चों जो हम इमेज लाते हैं वो 3D इमेज होती है, मतलब किसी चीज को आप कई डायमेंशन से देख सकते हैं। 3D इमेजेस होती है जिसमें और प्रॉपर तरह से क्लियर हो जाता है कि इंटरनल ऑर्गन्स के साइज में कोई डिफरेंस नॉर्मल ऑर्गन से आया है या नहीं है। तो हम उसको वहां पर फिर कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के चेंजेस आए। तो पहला हमने देखा कि रेडियोग्राफी से भी डिटेक्ट कर लेते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, और अगर हमको पर्टिकुलर 3D इमेज चाहिए बच्चों तो उसमें हम सीटी स्कैन का यूज करते हैं। थर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो होती है बच्चों एमआरआई, और एमआरआई का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एमआरआई का फुल फॉर्म है एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस और आई फॉर इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं बच्चों कि यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं और यहां पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा हम प्रॉपर ऑर्गन्स का पिक्चर निकालते हैं और फिर डिटेक्ट करते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स में हुए हैं, उस लिविंग टिश्यू में हुए हैं, और फाइनली फिर हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि यहां पर कैंसर है या नहीं है। आपने देखा होगा सीटी स्कैन भी देखा होगा, एमआरआई भी देखा होगा। तो ये सारे वो टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक से हम कैंसरस सेल का बच्चों पता लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एमआरआई के केस में आप याद रखिएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहली चीज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा रेडिएशन है बच्चों? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और आपको पता है फिर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं या जिनके पास डिग्री होती है किसकी, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोस इनका करते हैं।
आप कभी भी पैथोलॉजी में जाइए तो चाहे एक्सरे की रिपोर्ट हो या एमआरआई हो या सीटी स्कैन हो, जो फाइनल जो सिग्नेचर होता है वो रेडियोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ने काफी चीजें यहां पर क्लियर करी। अब अगर हम बात करें बच्चों कि क्या कुछ और भी ऐसे तरीके हैं जिससे हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बच्चों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। किसका नाम आता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। यस, और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है बाहर से, पर्टिकुलर पेशेंट्स की बॉडी के अंदर। ये क्या होती है जरा इसको समझ लो। एक्चुअली ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये कैंसर सेल्स को बाइंड कर लेती हैं। क्या कर लेंगी? उसको बाइंड कर लेंगी और उनको क्लम्प देम टुगेदर अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक। ये क्या कर लेंगी? मान लो ये कैंसरस सेल्स हैं, यस, तो ये एंटीबॉडीज गई और इन्होंने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से क्लम्प कर दिया और इसको फैलने से रोक दिया। ये होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काम। आपको पता है कि अभी जो इजराइल में कोविड वैक्सीन की जो बात हो रही थी उसमें इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नाम लिया जा रहा था। ठीक है, तो वहां पर भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है कई वैक्सीन को बनाने में भी। सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर जो एंटीजेंस की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। कुछ ऐसे एंटीजेंस भी होते हैं जो कुछ सर्टेन कैंसर को डिटेक्ट करने में बच्चों यूज किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आइडेंटिफाई, हम जीन्स को, उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो कैंसर्स के लिए सस्पेक्टेबल होता है। तो हमने देखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए, एंटीजेंस का भी यूज करते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उस पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो सस्पेक्टेबल होती है पर्टिकुलर कैंसर्स के लिए। चलिए अब हम फाइनल पहुंचते हैं बच्चों कि कैंसर का ट्रीटमेंट्स के टाइप्स क्या है, किस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रीटमेंट की। हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे बच्चों? ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है सर्जरी। लेकिन सर्जरी बेट बच्चों किस तरीके के कैंसर में सक्सेस होगी? बेनाइन या मैलिग्नेंट? किसमें होगा? किसमें होगा? जरा मुझे कमेंट्स करके बताइए। पहली चीज। सेकंड, आप देखिए अगर ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो ट्रीटमेंट में एक तो तरीका है कि सर्जरी करा दी जाए। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि रेडियोथेरेपी हो जाए। तीसरा तरीका क्या है? कि कीमोथेरेपी हो जाए। और चौथा तरीका क्या है? इम्यून थेरेपी हो जाए। मतलब कुछ केसेस में क्या होता है बच्चों कि अगर कैंसर क्रिटिकल स्टेज में है तो कभी कभी इन चारों टेक्निक्स का यूज किया जाएगा। सर्जरी भी होगी, इम्यूनोथेरेपी भी दी जाएगी, रेडियोथेरेपी भी होगी और कीमोथेरेपी भी होगी। तो ये जो चारों ट्रीटमेंट्स के बच्चों टाइप्स हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी रेडियोथेरेपी की, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, इस रेडियोथेरेपी के द्वारा उसको इरेडिकेटेड किया जाता है लीथली, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। किस पर? रेडियोथेरेपी के द्वारा। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में ऐसे केमिकल का यूज किया जाता है जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, जो न्यूप्लास्ट सेल्स हैं, उनको चेक करने का काम करेगा। और थर्ड होता है बच्चों इम्यूनोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। आप जानते हैं इंटरफेरॉन एक ऐसा केमिकल है कि जब भी वायरस का अटैक हमारे बॉडी के अंदर होता है तो जिस सेल्स में अटैक होता है वो इंटरफेरॉन को, केमिकल्स को निकालती है। एक तरीके का सिग्नलिंग है जो बगल वाले सेल्स को भी बता देता है कि वायरस का अटैक हो चुका है। तो यहां पर कुछ इंटरफेरॉन भी होते हैं जो एंटीवायरल हैं, यस, वायरस की ग्रोथ को चेक करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में हम यूज करते हैं बच्चों अल्फा इंटरफेरॉन का। और अल्फा इंटरफेरॉन एक्चुअली है क्या? ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर है। ये क्या करेगा? जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे जो कैंसरस सेल्स डेवलप हो रही हैं उस पर रुकावट डाली जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? यस, और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो अगर हम केमिकल यूज करेंगे बच्चों, इसके अलावा अगर आप देखें कि जब भी ये थेरेपी होती है, जब भी ये टेक्निक्स अपनाई जाती है, तो एक चीज आप देखते होंगे कि जो कैंसरस, जो पेशेंट होते हैं कैंसर्स के, उसमें आपको
हेयर लॉस और ब्लड की कमी जरूर दिखेगी। हेयर का लॉस हो जाएगा और एनीमिया भी उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ट्रीटमेंट के वो सारे तरीके देखे जिस तरीके से जो कैंसरस पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सारी टेक्निक्स का अगर पोजीशन क्रिटिकल है तो इन सारी टेक्निक का एक साथ यूज किया भी जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने कैंसर्स के बारे में बहुत सारी स्टडी करी जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरा, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि 2 रास्ते हैं जिस रास्ते से आप मेरे लगातार रेगुलर लेक्चर्स देख सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पर हमारा ऐप है DNCY एजुकेशन केविन मीडिया के नाम से है। आप जाके इस यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये लेक्चर्स अभी आप YouTube में देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर मुझे कमेंट्स करके आप बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का बहुत मैं वेट करता हूं और हर बच्चे को कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।